हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन बवेजा यूट्यूब चैनल सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आपको मैथ और रीजनिंग के लिए गाइड करूंगा कि किस प्रकार हम कंपटीशन एग्ज़ाम में मैथ और रीजनिंग से अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। तो आज अपनी जो ये पहली वीडियो है, इसमें हम कुछ बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे जो आपके माइंड पे बहुत ज़्यादा लोड डाले। तो पहली चीज़ है, हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो अपने मैथ करने जा रहे हैं आज के बाद, वो बिना एक्स माने करने जा रहे हैं। जी हाँ, 90% स्टूडेंट्स को सिर्फ मैथ इसलिए मुश्किल लगती है क्योंकि एक्स मान के मैथ करना पड़ता है हमें। वो छोटी कक्षाओं वाला मैटर था। आज हमें पेज नहीं भरने हैं, हमें सिर्फ गोला काला करना है। बस वो सही होना चाहिए और अपने दूसरे साथियों से जल्दी होना चाहिए, बस इतना ही काम है। अगर ये चीज़ हमने सीख ली तो समझ लो मैथ हमारे लिए बहुत आसान है और हमारा सिलेक्शन भी हो जाएगा। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम 100% मार्क्स ला सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहें, इस चैनल के साथ बने रहें और जितने भी टॉपिक्स हम यहाँ पे कर रहे हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उन सबको करिए, उसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए और अपना सिलेक्शन पक्का करवाइए। हम आपके साथ पूरे तहे दिल से रहेंगे जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। तो आज अपने कुछ बेसिक चीज़ें सीखते हैं कि गणित शुरू कहाँ से होती है, किस प्रकार उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें सीखते हैं। तो शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चलो देखते हैं। तो देखो, जो मैथ है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो अंकों से स्टार्ट होती है। अंक कितने प्रकार के होते हैं? देखो, अंक दो प्रकार के होते हैं। जो अंक हमारे हैं वो 0 से लेके 9 तक। इसमें कुछ सार्थक अंक होते हैं और कुछ असार्थक अंक होते हैं। तो सार्थक और असार्थक अंक क्या? सार्थक अंक वो जिनमें खुद की कोई ना कोई वैल्यू होती है, जैसे 1 से लेके 9 तक। और असार्थक अंक वो हो गए जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे हमें ये देखना जरूरी है कि इन्हीं अंकों से मिलकर एक समूह बनाया जाता है, एक पद बनाया जाता है, जिसे हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख के रूप में। तो उसी पद या समूह को क्या बोला जाता है? हम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। बहुत ही छोटी सी चीज है संख्या। क्या अंक है जो 0 से लेके 9 तक 10, उनमें कोई समूह बनाया और उसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के रूप में पढ़ा तो क्या बन गया? संख्या बन गया। अगर गणित की बात करें तो संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है वास्तविक संख्या, ये वो संख्याएं हैं जो 10th तक हमने पढ़ी है। दूसरी हो गई काल्पनिक संख्याएं, ये वो संख्याएं हैं जो +1 +2 की मैथ में आती है। क्योंकि +1 +2 की मैथ में आती है इसलिए कंपटीशन में इसका कोई काम नहीं है। जो सामान्य आप पेपर दे रहे हो, रीट, आरटेट, सीटेट, यूपी टेट, पंजाब टेट, किसी भी राज्य का टेट मैथ में दे रहे हो, पटवारी दे रहे हो, कांस्टेबल का पेपर दे रहे हो, किसी भी तरह का कोई भी कंपटीशन लाइन पेपर दे रहे हो, तो उसमें ये काल्पनिक संख्याएं हमारे काम की नहीं है। क्योंकि हमारा सिलेबस कहाँ तक होता है? सिर्फ 10वीं तक का होता है। इसके बाद काल्पनिक संख्याओं के बाद आती है सम्मिश्र संख्या। तो ये संख्याएं होती कौन सी हैं वो थोड़ा सा देख लो। अगर मैं आपसे पूछूं कि 16 का वर्गमूल निकालो तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर वर्गमूल 4 होता है। अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ -16 का वर्गमूल निकालोगे तो जिनकी मैथ कमज़ोर है थोड़ी, या जो पहली बार मैथ कर रहे हैं, उनके माइंड में एक चीज़ आएगी कि सर -16 का वर्गमूल -4 हो गया। लेकिन ये क्या है? गलत है। एक चीज़ याद रख लेना, वर्गमूल होता क्या है? किसी संख्या को उसी से गुणा करें और ये अंदर वाली संख्या प्राप्त हो। तो देखो, 4 को 4 से गुणा करते हैं, 16 आता है। तो -4 को -4 से गुणा करेंगे तो भी कितना आएगा? 16 आएगा यहाँ पे। तो ध्यान रखने वाली बात है, 16 का वर्गमूल +4 भी होता है और -4 भी होता है। तो बात आई -16 का वर्गमूल क्या होता है? तो -16 का कोई वास्तविक वर्गमूल नहीं होता, लेकिन इसका एक काल्पनिक वर्गमूल होता है। इसे अपने ऐसे लिख सकते हैं, -1 गुणा 16, 16 का वर्गमूल 4 और -1 का वर्गमूल आयोटा से लिखा जाता है। तो जहाँ ये आयोटा आ जाता है वो संख्या क्या हो जाती है? काल्पनिक। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर वास्तविक संख्या को A लिखें और काल्पनिक संख्या को क्या लिख दें? B आयोटा। आयोटा आ गया, काल्पनिक संख्या आ गई। +1 +2 की मैथ में ये मिलता है। और अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाती है? सम्मिश्र संख्या। क्योंकि हमारा जो लेवल है वो 10th तक का है, इसलिए काल्पनिक और सम्मिश्र संख्याएं हमारे नहीं आएंगी। तो हमारे कौन सी संख्याएं आएंगी? सिर्फ वास्तविक संख्याएं। और इन्हीं का वर्णन आज अपने इस वीडियो में पूरा देखेंगे कि वास्तविक संख्याएं होती कौन सी है, इन्हें कैसे बांटा गया है, किस प्रकार हम इसको
और आगे बढ़ाया है। तो मेरे साथ बने रहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो। मैं यहाँ पे थोड़ा साइड में हो रहा हूँ और फिर अपने क्या करेंगे, नेक्स्ट वास्तविक संख्याओं को बांटेंगे। तो उम्मीद है स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब देखते हैं वास्तविक संख्याओं को कैसे बांटा जाता है। तो देखिए, वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? सिर्फ दो प्रकार की होती हैं। ये दोनों प्रकार आप लोगों ने सुन रखे हैं, देख रखे हैं, पढ़ रखे हैं। तो क्या है वास्तविक संख्याएं? देखो, वास्तविक संख्याओं में एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। कौन कौन से हो गए? परिमेय और अपरिमेय, दोनों ही आप लोगों ने सुन रखे हैं। और इस समय आपके माइंड में एक छोटी सी परिभाषा भी आ जाएगी कि परिमेय संख्या वो जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। तो ये परिभाषा है वो अधूरी है, याद रखना। P बटा Q के रूप में तो लिखा ही जाना चाहिए, साथ में P और Q पूर्णांक होने चाहिए। यहाँ पूर्णांक का मतलब क्या है? पूरे पूरे अंक होने चाहिए। मान लो मैं लिख दूं √2 बटे √3, तो ये बटे में तो लिखे हुए हैं P बटा Q बन रहा है, लेकिन क्या चीज़ है, ध्यान रखने वाली चीज़ है, ये एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये 2 और 3 है वो पूर्णांक में नहीं है। √2 और √3 का मान 1 पॉइंट समथिंग होता है जो पूर्णांक में नहीं है। तो चलते हैं, तीसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है, Q यानी नीचे वाली संख्या है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती, कभी भी क्या है, 0 नहीं हो सकती। तो आप ये भी ध्यान रखें। अब आती है अपरिमेय संख्याओं की बात। तो अपरिमेय संख्याएं वो जो P बटा Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। परिमेय संख्याएं P बटा Q के रूप में लिखी जाती हैं, लेकिन अपरिमेय P बटा Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। ओके है रिपोर्ट? चलो आगे चलते हैं। इसके कुछ एग्जांपल लेना चाहते हो तो लोग वाले सवाल, पाई, साइन थीटा, कोस थीटा, ये सारे मान कहाँ आते हैं? ये अपरिमेय में आते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना, प्रश्न पूछूंगा अभी बीच में और वो आपको आना चाहिए। अब चलते हैं, परिमेय संख्याएं आगे कितने प्रकार की होती हैं? तो ये आगे 2 प्रकार की होती हैं, एक होता है पूर्णांक और एक होता है भिन्न। पूर्णांक और भिन्न। तो पूर्णांक का तो सिंपल सा नाम से स्पष्ट पता चल रहा है, पूर्णांक यानी पूरे पूरे अंक, चाहे वो माइनस वाली संख्याएं हैं, चाहे वो 0 है, चाहे वो प्लस वाली संख्याएं हैं। सारी की सारी संख्याएं कौन सी होंगी? पूर्णांक। माइनस वाली संख्याएं, 0 या प्लस वाली, सारी की सारी क्या है? पूर्णांक। और इनके अलावा कुछ भी बचा हुआ वो सारा का सारा कहाँ आएगा? भिन्न में आएगा। चाहे दशमलव भिन्न है, चाहे साधारण भिन्न है, वितत भिन्न है, कुछ भी। पूर्णांक के अलावा जो भी वास्तविक संख्याएं हमने 10th तक पढ़ी है, सारी की सारी कहाँ चली जाएंगी? भिन्न में चली जाए। बात आती है पूर्णांक। पूर्णांक कितने प्रकार से बांटे जा सकते हैं? तो देखिए, पूर्णांक होते हैं आगे 2 प्रकार से, एक तो ऋणात्मक और एक धनात्मक। अब आप बोलेंगे सर 0 कहाँ गए? 0 के बारे में भी बात करेंगे, पहले इन दोनों के बारे में बात करते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक। ऋणात्मक यानी कि माइनस वाली संख्याएं और धनात्मक यानी कि प्लस वाली संख्याएं। देखिए, जो धनात्मक संख्याएं हैं उनको प्राकृतिक संख्या भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये संख्याएं प्रकृति से सीख ली जाती हैं। इसके लिए किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है, किसी क्लासरूम की ज़रूरत नहीं है, किसी वातावरण की ज़रूरत नहीं है, हमें स्कूल की, घर में सीखी जा सकती हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, छोटा बच्चा बोलता है मम्मा 5 रुपये दो, टॉफ़ी लेनी है, पापा 2 रुपये दो, चॉकलेट लेनी है, दादाजी बोलते हैं 1 थप्पड़ खाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्लास से बाहर सीखी जा सकती हैं, इसलिए इनको प्राकृतिक संख्या भी बोला जा सकता है। अब बारी आती है 0 की, जो उदासीन होती है, यानी प्लस भी नहीं और माइनस भी नहीं। तो अगर इस उदासीन 0 को अपने धनात्मक संख्याओं में शामिल कर दिया जाए, यानी कि जो संख्याएं बनेंगी अब वो 1 से स्टार्ट ना होके 0 से हो जाएं, 0, 1, 2, 3, तो ऐसी संख्याओं को क्या बोला जाता है? पूर्ण संख्याएं। क्या बोला जाता है? पूर्ण संख्याएं। ऐसे ही जब 0 इधर शामिल हो जाए तो इनको बोला जाता है अधनात्मक संख्याएं। 0, -1, -2, -3 कौन सी संख्याएं हो गई? अधनात्मक संख्याएं। अब बात आती है इन धनात्मक संख्याओं की। ये आगे कितने प्रकार से बांटी जाती हैं? तो 2 प्रकार से बांटी जाती हैं। पहला जो इनका प्रकार है वो है सम और विषम।
कौन सा? सम और विषम। तो आपको पता है सम संख्याएं वो जो 2 से डिवाइड होती हैं, 2 4 6 8 10, और विषम संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती, यानी जिसका 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता, एक शेषफल बचता है, वो कौन सी संख्याएं हैं? विषम। अब एक बात है, देखो हम धनात्मक संख्याओं को सम विषम में बांट रहे हैं, तो जीरो जो है वो कहीं साइड में रह गई। जीरो ना तो सम है ना ही विषम है। ऐसे ही माइनस वाली संख्याएं भी ना तो सम है ना विषम है। याद रखो, मान लो मैं आपसे पूछ लूं -17 सम है या विषम, तो जवाब आपका होना चाहिए ना सम ना विषम, क्योंकि सम विषम किस प्रकार बांटी जाती हैं? वो बांटी जाती हैं धनात्मक संख्याओं को। वैसे भी अगर आपने मैथ गौर से पढ़ी है तो याद होगा, सम विषम संख्याएं हमें तीसरी और चौथी कक्षा में पढ़ा दी गई थी, लेकिन ऋणात्मक संख्याएं हमें छठी कक्षा में पूर्णांक में पढ़ाया गया था। तो देखो, ऋणात्मक संख्याएं बाद में आई, सम विषम हमारे जीवन में पहले आ गई थी। तो सम विषम धनात्मक संख्याओं को कहते हैं, ऋणात्मक को नहीं। दूसरा चीज जो इसको बांटते हैं, मैंने आपको कहा धनात्मक संख्याओं को 2 तरीके से बांटा जा सकता है, तो दूसरा तरीका है वो है भाज्य, अभाज्य और एक। याद रखिए, इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि पहाड़े के आधार पे देख सकते हैं, जो अपने अलावा दूसरे पहाड़े में आ जाए वो भाज्य है, और जो अपने अलावा दूसरे पहाड़े में ना आए वो अभाज्य है। ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऐसे आकड़ वाली संख्याएं जो अपने ही पहाड़े में आती हैं, और ऐसे आकड़ वाली संख्याएं हैं तो दूसरे के पहाड़े में नहीं आएंगी। पहाड़े 2 से शुरू होते हैं, इसलिए एक अलग रह गया। भाज्य संख्याएं दूसरे के पहाड़े में आ जाती हैं। याद रखने का तरीका है, परिभाषा नहीं है ये। तो देखो, अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? 2 का पहाड़ा, 2 अपने अलावा किसी पहाड़े में नहीं आता, 3 भी नहीं आता, 4 आता है तो 4 भाज्य है। अब बात आती है 5 की, वो भी अपने अलावा किसी पहाड़े में नहीं आता, 6 आता है, 7 नहीं आता, 8 2 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है, 9 3 के पहाड़े में आता है। तो भाज्य अभाज्य याद रखनी आसान हो गई। अब चलते हैं भिन्न की तरफ। भिन्न कितने प्रकार की होती है? तो मुझे ये साफ करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो एक बार ले लो, फिर अपने भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, भिन्न होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। एक होती है वितत भिन्न। कौन सी होती है? वितत भिन्न। इसको लंगड़ा भिन्न भी बोलते हैं। एक होती है दशमलव भिन्न। दूर दूर कर लेते हैं थोड़ा। कौन सी हो गई? दशमलव भिन्न। और लास्ट वाली जो बची वो है साधारण भिन्न। यहाँ पे एक चीज बहुत ही आसान है, वो देखने वाली है कि वितत भिन्न इस प्रकार की भिन्न होती है जो एक साइड से लगातार चलती रहती है और एक साइड से रुक जाती है, इसलिए इसको लंगड़ा भिन्न भी बोलते हैं। एक पैर बहुत बढ़ गया और एक रुक गया। बात आती है दशमलव भिन्न की, यानी पॉइंटों वाली संख्याएं। आपको पता है, तो एक चीज है, पॉइंटों वाली संख्याएं 2 प्रकार की होती है, बहुत ही बढ़िया है। एक तो आप ये देखिए कि बहुत अच्छा आपका मैटर चल रहा है, इसलिए आप वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। आगे मैं बहुत अच्छी आपको चीज़ बताने वाला हूँ और एक क्वेश्चन भी पूछने वाला हूँ, जिसका आंसर मैं अगली वीडियो में बताऊँगा, और आपको कमेंट में उसका आंसर जरूर देखना है वीडियो पूरी देखने के बाद। तो अब बात ये आती है कि कौन सी भिन्न है। तो दशमलव भिन्न, पॉइंटों वाली भिन्न, कोई बड़ी बात नहीं है। दशमलव भिन्न 2 प्रकार की, एक शांत दशमलव भिन्न और एक अशांत दशमलव भिन्न। यहाँ पे शांत और अशांत, देखो नाम से स्पष्ट है, शांत जो शांत हो जाए और अशांत जो अशांत रहे, भटकती रहे। तो देखो, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, इसीलिए मैंने बोर्ड साफ किया है कि मान लो मैं 20 को यहाँ पे 8 से भाग दे रहा हूँ, तो आप भाग दोगे 8 दूनी 16, 4 बचे, पॉइंट लगाया, 0 लगाई, 8 5 40, भाग खत्म। लेकिन वहीं अगर इस 20 को 6 से भाग देना पड़ जाए तो खत्म करके दिखाओ, कहीं खत्म नहीं होगा, चलता जाएगा चलता जाएगा। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे भाग खत्म हो जाए, पॉइंटों वाली रकम रुक जाए, तो वो हो गई शांत दशमलव भिन्न, और जहाँ ना रुके वो कौन सी हो गई? अशांत दशमलव भिन्न। उम्मीद है समझ में आया होगा। शांत दशमलव भिन्न जिसका भाग रुक जाए, और अशांत जो आगे कंटिन्यू चलती रहे। अब अशांत दशमलव भिन्न है वो आगे 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है शुद्ध और एक अशुद्ध, यानी आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती और अनावर्ती। एक चीज आपने देखी होगी
कुछ भाग करते हैं तो ये रकम सेम आती है और कुछ में सेम नहीं आती, रकम बदल जाती है। जैसे 22/7 जो पाई का मान है उसका मान 3.14 डैश 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 चलता रहता है, हर बार एक नई संख्या आती है, हम नहीं बता सकते आगे आने वाली संख्या कौन सी है। वैसे भी आवर्ती का मतलब होता है रिपीट, तो जहाँ पे संख्या रिपीट हो रही है, जरूरी नहीं है एक नंबर रिपीट हो, 2 भी हो सकते हैं, तो इस 3 भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार हमें पता चल जाए आगे आने वाला अंक कौन सा है, वो आवर्ती दशमलव भिन्न, और नहीं पता चलेगा तो अनावर्ती दशमलव भिन्न, जैसे 22/7 वाली वैल्यू है, तो हम बता नहीं सकते आगे आने वाला अंक कौन सा है। अब मैंने आपसे सवाल कहा था, तो एक सवाल मैं अभी पूछ रहा हूँ। देखो पाई का मान मैंने बोला 22/7, फिर भी मैंने इसको अपरिमेय संख्या में लिखा है। देखो p/q के रूप में भी लिखा गया 22/7, p का मान और q का मान पूर्णांक भी है और q नीचे वाली संख्या 0 भी नहीं है, फिर भी इसे अपरिमेय में क्यों लिखा, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल अभी थोड़ी देर में। तो देखो साधारण भिन्न कौन सी, ये आप लोगों ने सुना होगा, अंश बटा हर, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, याद आया कुछ, बस वही है साधारण भिन्न। देखो जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है, तो दूसरा सवाल मेरा यहाँ से आ गया कि p/q में लिखा जाए वो परिमेय संख्या और अंश बटा हर में लिखा जाए वो साधारण भिन्न। बात तो एक ही है कि घर का नाम थोड़ी है कि रोहित रख दिया और स्कूल का नाम मोहित रख दिया। क्या फ़र्क है दोनों में, ये आपको कमेंट में बताना है और मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि परिमेय संख्या और साधारण भिन्न में क्या फ़र्क है। लेकिन आपको कमेंट में ज़रूर बताना है, अपनी कोशिश जारी रखनी है कि परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखी जाती है, साधारण भिन्न अंश बटा हर के रूप में लिखी जाती है, तो दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों को एक ही जगह क्यों नहीं लिखा। जहां मैंने लिखा धनात्मक संख्याओं को प्राकृतक संख्या बोलते हैं, तो मैं वही क्यों नहीं बोला कि परिमेय संख्या को साधारण भिन्न भी बोला जाता है। कुछ तो फ़र्क होगा और वो फ़र्क आपको बताना है। चलो फटाफट अपने साधारण भिन्न करते हैं और उसके बाद टॉपिक कंप्लीट करेंगे, आज का मैटर ख़त्म करेंगे। सिर्फ संख्याओं के बारे में नॉलेज देनी थी आपको आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बढ़िया टॉपिक स्टार्ट करेंगे सिलेबस वाइज, सिर्फ आज संख्याएं बेसिक चीज़ें देख रहे हैं। तो साधारण भिन्न 2 प्रकार की, एक उचित भिन्न और एक अनुचित भिन्न। उचित भिन्न वो होती है जिसका अंश छोटा होता है हर बड़ा, जैसे 5/8 हो गई, 8/12, 13 हो गई, इस प्रकार कोई भी संख्या जिसका अंश ऊपर वाली संख्या छोटी और नीचे वाली बड़ी, और उल्टा हो जाए तो अनुचित भिन्न, यानी ऊपर वाली संख्या बड़ी और नीचे वाली छोटी। तो यहाँ देखो जो अनुचित भिन्न है इसको बदल भी सकते हैं मिश्र भिन्न में। कैसे बदलते हैं, जैसे 11/3 है, तो 11/3 को जब हम इस प्रकार लिखेंगे तो 3 का भाग 3 बार गया 9 पे और 2 शेषफल, तो इस 2 शेषफल को ऊपर लिखेंगे और 3 नीचे, तो यही 11/3 हमारा क्या बन जाएगा, 3 सही 2/3। सेम ऐसे ये बनेगा 2 सही 2/3। तो इस प्रकार अनुचित भिन्न को किस रूप में बदला जाता है, मिश्र भिन्न में। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और एक चीज़ याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फुल जोश के साथ, नए टॉपिक के साथ। आज हमने सिर्फ बेसिक बातें की हैं समझने के लिए कि मैथ शुरू कहाँ से हुई थी, और कुछ भी नहीं है। 2 क्वेश्चन जो मैंने बोले हैं वो आपका कमेंट में आंसर जरूर आना चाहिए। धन्यवाद।